दोस्तों, इस वीडियो में हम मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी अधातु के डिफरेंस तथा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल को मिनरल्स यानी खनिज से कैसे प्राप्त करते हैं आदि के बारे में समझेंगे। मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, गोल्ड इत्यादि। वहीं नॉन मेटल होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन इत्यादि। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंतर को समझने के लिए इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिवाइड करते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, हालांकि यह हार्डनेस मेटल टू मेटल पर निर्भर करती है। जैसे लोहा बहुत हार्ड होता है, वहीं गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम काफ़ी नाजुक होते हैं। मेटल्स को थिन शीट्स या वायर्स का आकार दिया जा सकता है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी यानी हिंदी में इसे लचीलापन कहते हैं। और याद रहे, गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल होता है, यानी गोल्ड को सबसे आसानी से लंबे वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्योर फॉर्म में मेटल की सरफेस शाइन करती है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लक्सचर यानी हिंदी में इसे चमक कहते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते हैं। यानी अगर आप मेटल को हीट करेंगे तो वह जलेंगे वगैरह नहीं, वह एब्जॉर्ब कर लेंगे। हालांकि यह मेटल टू मेटल पर निर्भर करता है कि वह कितना हीट हो सकता है। इसमें सिल्वर और कॉपर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जबकि लेड और मरकरी सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होती है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि वह लिक्विड फॉर्म में होता है। और नॉन मेटल में लक्सचर यानी चमक नहीं होती है। वहीं प्योर फॉर्म में नॉन मेटल की सरफेस शाइन करती है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ग्रेफाइट को छोड़कर, जो कि एक कार्बन की फॉर्म है। कार्बन के सभी फॉर्म को एलेक्ट्रॉप यानी अपरूप कहते हैं, जैसे कि डायमंड या ग्रेफाइट। याद रहे, डायमंड सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा सॉलिड पदार्थ होता है। अब बात करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कि जब मेटल को एयर की प्रेजेंस यानी उपस्थिति में जलाया जाता है तो प्रोडक्ट हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जैसे 2Cu प्लस O2 आपस में मिलकर 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, और यह कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी: 4Al प्लस 3O2, प्रोडक्ट होगा 2Al2O3। हालांकि हर मेटल का मेटल ऑक्साइड बनने का प्रोसेस मेटल टू मेटल पर निर्भर करता है, यानी कुछ फास्ट रिएक्टिव होते हैं और कुछ स्लो। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम को अगर हवा में ही खुला रख दिया जाए तो वह आग पकड़ लेगा, क्योंकि वह बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। जैसे कि कुछ मेटल हवा में रिएक्टिव होते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ निरंतर रिएक्शन करते रहते हैं, पर कुछ मेटल थोड़ा सा रिएक्शन कराकर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वह और रिएक्शन ना कर पाए, यानी एयर को एक्सपोजर ना मिल पाए। मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की सरफेस को हल्का सा ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वह और रिएक्शन ना कर पाए। मेटल्स जैसे सिल्वर और गोल्ड एयर में कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वह हमेशा प्योर फॉर्म में रहते हैं। अब बात करते हैं मेटल को जब वाटर के साथ यानी स्टीम में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है। मेटल को जब वाटर यानी स्टीम के साथ हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट में हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। और कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में रिएक्टिव होते हैं तो वह फर्दर रिएक्शन कर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मेटल प्लस वाटर आपस में मिलकर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आपस में मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कैल्शियम को पानी के साथ मिलाते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और फर्दर रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे Ca प्लस 2H2O आपस में मिलकर CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बनाते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन कोल्ड और हॉट वाटर में रिएक्टिव नहीं होता, पर वह स्टीम में रिएक्शन करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं और वह फर्दर रिएक्शन नहीं करते, यानी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनके रिएक्शन कुछ इस प्रकार है: 2Al प्लस 3H2O और प्रोडक्ट में हमें Al2O3 प्लस 3H2 प्राप्त होता है। दूसरा 3Fe प्लस 4H2O और प्रोडक्ट में हमें Fe3O4 प्लस 4H2 प्राप्त होता है।
पोटासियम और सोडियम जैसे कि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वह वाटर के संपर्क में आते ही एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, यानी तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसके रिएक्शन कुछ इस प्रकार हैं। 2K + 2H2O और प्रोडक्ट में हमें 2KOH + H2 प्लस हीट एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा है 2Na + 2H2O और प्रोडक्ट में हमें 2NaOH + H2 प्लस हीट एनर्जी प्राप्त होती है। इसमें कुछ मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वाटर या स्टीम में रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। सभी मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें साल्ट यानी लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड और प्रोडक्ट में हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। जैसे कि आप इन सभी टेस्ट ट्यूब को देख रहे हैं, इनमें अलग अलग तरह के मेटल हैं और सभी को एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया था, तो इन सभी में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। एग्जाम्पल है 2HCl + जिंक, प्रोडक्ट होगा जिंक Cl2 + H2। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन कराया है तो प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 + जिंक, प्रोडक्ट होगा जिंक SO4 + H2। नेक्स्ट एग्जांपल है 2HCl + Mg, प्रोडक्ट होगा MgCl2 + H2। नेक्स्ट एग्जांपल है 6HCl + 2Al, प्रोडक्ट होगा 2AlCl3 + 3H2। नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 + Cu, प्रोडक्ट होगा CuSO4 + H2। हालांकि अगर एसिड HNO3 हो तो कुछ रिएक्शन में वह H2 गैस नहीं इवॉल्व करती, क्योंकि वह H2 को ऑक्सीडाइज करके उसे वाटर में बदल देती है। याद रखें, HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और वह रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद रिड्यूस होकर कोई भी नाइट्रोजन ग्रुप जैसे N2O, NO या NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जिंक + 4HNO3, प्रोडक्ट में हमें जिंक NO3 का होल ट्वाइस + 2NO2 + 2H2O प्राप्त होता है। हाँ, यह ज़रूर है कि अगर HNO3 बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो वह मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर ज़्यादा डाइल्यूटेड HNO3 के साथ कराया जाए तो वह हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी उत्पन्न करता है, क्योंकि एसिड होने के कारण वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं रह जाता। जैसे कि यह रिएक्शन है Mg + 2HNO3 डाइल्यूटेड होकर प्रोडक्ट में हमें MgNO3 का होल ट्वाइस + H2 प्राप्त होता है। दूसरा Zn + 2HNO3 डाइल्यूटेड होकर प्रोडक्ट में हमने जिंक NO3 का होल ट्वाइस + H2 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से पहले हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। KLMN मेथड से हम जानते हैं कि आउटर सेल में हमेशा 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब यह रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी ना यह इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही यह इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। जैसे कि नोबल गैस में आउटर सेल पूरा फुल है, यानी ना ही इसको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की ज़रूरत है, इसलिए नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होते। जब आउटर सेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ताकि इससे नीचे वाला सेल आउटर मोस्ट सेल हो जाए और यह स्टेबल यानी स्थिर हो जाए और यह एटॉम्स मेटल के होते हैं। जैसे सोडियम के M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह आउटर मोस्ट सेल है। अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो L सेल आउटर मोस्ट हो जाता है और वह कंप्लीट स्टेबल है, क्योंकि उसके L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यह स्टेबल हो रहा है, तो यह मेटल है। वहीं अगर आउटर सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ताकि आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और यह नॉन मेटल यानी अधातु है। जैसे कि क्लोरीन में आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ताकि आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अभी तक हमने यह देखा कि धातु यानी मेटल वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अधातु यानी नॉन मेटल्स वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड बनाता है। जैसे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया। इसी तरह मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया। इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रोडक्ट को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि यह आयंस होते हैं जो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं।
अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे ऊपर रहता है, वहीं जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वह सबसे नीचे रहता है। इसको याद करने का तरीका होता है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ॉम्बी, आई थिंक लेडीज़ कॉलिंग माई सेल्फ सेक्सी गर्ल। इसको याद करने का दूसरा तरीका होता है PSC मैजेंटल। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की, यानी मेटल कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं। सभी मेटल्स लगभग अर्थ में पाए जाते हैं। मेटल्स कुछ न कुछ फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। इन्हीं मिनरल्स यानी खनिज से हम प्योर मेटल्स को अलग करते हैं। इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं जो इस पार्ट में हम जानेंगे। इन्हीं मिनरल्स में जब मेटल्स की मात्रा ज़्यादा अधिक होती है और उनसे मेटल्स निकालना प्रॉफिटेबल होता है तो उसे हम ओर यानी अयस्क कहते हैं, जबकि कुछ मेटल्स साल्ट के फॉर्म में सी वाटर में होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी मेटल्स को अयस्क से प्राप्त करने की विधि के बारे में। जैसा कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, जो मेटल सबसे बॉटम में होते हैं वह सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और जो मेटल सबसे टॉप में होते हैं वह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए बहुत से मेटल्स अर्थ में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, कॉपर इत्यादि। इनमें से कॉपर और सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी वह एयर के साथ रिएक्शन कर कर ऑक्साइड में बन जाते हैं। वहीं कुछ मेटल्स कंपाउंड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता तो थोड़ा जान लेते हैं। मॉलिक्यूल वह होते हैं जो सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स से जुड़कर बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्योंकि दोनों सेम एटम्स से जुड़कर बना है। यहाँ तक कि H2O भी मॉलिक्यूल है क्योंकि वह कई एटम्स से जुड़कर बना है, चाहे एटम्स अलग ही क्यों ना हो। लेकिन H2O डिफरेंट एटम्स से जुड़कर बना है, इसलिए वह कंपाउंड है। यानी कंपाउंड वह होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से जुड़कर बने होते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि अर्थ में मेटल्स या प्योर फॉर्म में पाया जाता है या फिर कंपाउंड की फॉर्म में। इन्हीं को ही हम मिनरल्स तथा हिंदी में खनिज कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मिनरल से मेटल को निकालना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उस प्रोसेस को करने में। इसलिए जिन मिनरल से मेटल को निकालने का प्रोसेस फ़ायदेमंद होता है उस मिनरल को हम ओर तथा हिंदी में अयस्क कहते हैं। अब बात करते हैं ओर से यानी अयस्क से मेटल को निकालने की प्रोसेस की। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप के एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वह कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। वहीं सीरीज के बीच एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं तो वह ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी आधार पर एक्टिविटी सीरीज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बहुत कम यानी वेरी लो रिएक्टिविटी मेटल, दूसरा थोड़ा यानी मीडियम रिएक्टिविटी मेटल और तीसरा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी मेटल। इन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं मेटल को ओर यानी अयस्क में से निकालने के, और प्रत्येक प्रोसेस में कई सारे डिफरेंट स्टेप होते हैं जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे कि और जब नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं तो उनमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि धूल, मिट्टी, सेंड इत्यादि मिली होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को गॉस कहते हैं, यानी हिंदी में इन्हें अधात्री कहते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का प्रोसेस इम्प्योरिटीज़ की केमिकल और फिजिकल नेचर तथा और की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर करता है। इसी आधार पर कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस लगते हैं। इनसे हम गुड क्वालिटी और को निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं जब गुड क्वालिटी ओर को निकाल लेने के बाद इसमें से हम मेटल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम उन मेटल्स की बात करते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इस कैटेगरी के मेटल्स को निकालना बहुत ही आसान होता है। इन मेटल्स के ओर को हीट करके इन्हें ऑक्साइड में बदल लेते हैं और फिर हीट करके इनमें से प्योर मेटल निकाल लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सिन बार HgS मरकरी की ओर है। जब इसे एयर में हीट करते हैं तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में बदल जाता है। फिर इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और हीट कर कर इसमें से मरकरी को हम अलग कर लेते हैं। यह मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। इसकी पूरी रिएक्शन यह होती है, 2HgS प्लस O2 को हीट करने पर प्रोडक्ट मिलता है 2HgO प्लस SO2। फिर इसी 2HgO को फिर से हीट करने पर फाइनल प्रोडक्ट हमें 2Hg प्लस O2 प्राप्त होता है।
इसी कैटेगरी में मेटल जैसे कि कॉपर भी इसी प्रकार प्राप्त होता है। कॉपर Cu2s और की ही फॉर्म है और इसी Cu2s को एयर में हीट करने पर हमें कॉपर प्राप्त होता है और इसकी रिएक्शन इस प्रकार होती है। 2Cu2s प्लस 3O2 को हीट करने पर प्रोडक्ट में हमें 2Cu2O प्लस 2SO2 प्राप्त होता है। इसी को हीट करने पर यानी 2Cu2O प्लस Cu2s को हीट करने पर प्रोडक्ट में हमें 6Cu प्लस SO2 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं और से उन धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने की जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आते हैं। इनमें से आने वाली धातुएं हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड इत्यादि। और इस कैटेगरी के मेटल या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फेट या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं तो उनसे आसानी से प्योर मेटल अलग किया जा सकता है, पर अगर सल्फेट और कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं तो सबसे पहले उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ज़्यादा उचित रहता है। इसलिए सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसे एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं और हिंदी में इसे भर्जन कहते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। 2ZnS प्लस 3O2 को हीट करने पर प्रोडक्ट हमें 2ZnO प्लस 2SO2 मिलता है। इसी तरह कार्बोनेट्स और को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हालांकि इसमें बहुत ही कम एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं और हिंदी में इसे निस्तापन कहते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। जिंक CO3 को हीट करने पर प्रोडक्ट हमें जिंक O प्लस CO2 मिलता है। यानी अभी तक हमने देखा कि अगर मेटल जैसे जिंक का और सल्फाइड है तो उसे रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में बदल लेंगे, जबकि वहीं अगर जिंक मेटल का और कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है तो ऑक्साइड में बदल लेंगे। अब ऑक्साइड में बदलने के बाद मिलने वाले ऑक्साइड को उपयुक्त रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे ऑक्साइड से उसके साथ हीट करते हैं तो पर्याप्त मेटल प्राप्त हो जाता है। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। ZnO प्लस C आपस में मिलकर जिंक प्लस CO बनाते हैं। जैसे कि यहाँ का रिड्यूसिंग एजेंट है यानी यह ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। हालांकि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं यूज करते मेटल को प्राप्त करने के लिए, कभी कभी हम दूसरी रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यह होता है कि जो अधिक रिएक्टिव होता है वह अपने कम रिएक्टिव वाले मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम सबसे अधिक यूज होते हैं क्योंकि यह बहुत रिएक्टिव होते हैं। उदाहरण के लिए 3MnO2 के साथ 4Al को जब हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट में हमें 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस हीट प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने MnO2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर Al2O3 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह की एक और रिएक्शन है Fe2O3 को 2Al के साथ जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट प्राप्त होता है, यानी आयरन ऑक्साइड से हमें प्योर आयरन मिल जाता है। अब बात करते हैं और से उन धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने की जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं। यह मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यह ऊपर की जितनी भी प्रोसेस हैं जैसे कि रिडक्शन, कैल्सिनेशन या डिस्प्लेसमेंट इत्यादि प्रोसेस से प्योर मेटल को निकाला नहीं जा सकता है। जैसे कि पहले देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल एलिमेंट में जैसे जिंक या अन्य के ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ हीट किया जाए तो उससे प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है, यानी कार्बन उस मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। पर अगर कार्बन की प्रेजेंस में टॉप रिएक्टिव एलिमेंट के ऑक्साइड जैसे Na2O, K2O को इत्यादि में हीट करें तो यह इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, यानी मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव नहीं कर पाता क्योंकि यह मेटल ऑक्सीजन के प्रति कार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन मेटल को निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को यूज करना पड़ता है, जिसे हिंदी में विद्युत अपघटनी प्रक्रिया कहते हैं। होता क्या है इसमें कि इन मेटल्स को मिक्सचर को जार में डाल देते हैं और करंट पास करते हैं, जिससे कैथोड पर यह मेटल्स ऑप्टेन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हमने वाई नॉट की साल्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हमें इनके क्लोराइड और से प्राप्त होते हैं। पूरे प्रोसेस में हमें
एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है तथा कैथोड पर मेटल हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस की। ऊपर जो भी मेटल प्राप्त हुए हैं वह अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी उनके साथ और भी कुछ अन्य मेटल्स कम मात्रा में होते हैं। उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करने के लिए सबसे पॉपुलर मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हिंदी में इसे विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं। इस प्रोसेस में मेटल को मेटल साल्ट के मिक्सचर में डाल देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिससे घुलनशील इम्प्योरिटीज मिक्सचर के साथ घुल जाती हैं। वहीं कैथोड पर मेटल्स की लेयर बन जाती है और जो इम्प्योरिटीज घुलने वाली नहीं होती हैं वह जार के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। कैथोड पर बनी लेयर से हम इसे निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं करोजन की, हिंदी में इसे संक्षारण कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सिल्वर यानी चांदी जब बहुत समय तक एयर और वाटर के एक्सपोज में रहती है तो उसके ऊपर काली सी लेयर बन जाती है। उसी प्रकार कॉपर भी जब एयर और वाटर के एक्सपोज में काफ़ी समय तक रहता है तो उस पर ग्रीन सी लेयर बन जाती है। असल में वह कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। इसी प्रकार लोहे के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, या फिर कहें तो ऊपर से खुदरा और भूरा टाइप का हो जाता है, जिसे हम अक्सर मूर्छा यानी रस्ट कहते हैं। यह सब करोजन के लक्षण होते हैं, अर्थात जब मेटल और पानी और एयर के संपर्क में आते हैं तो वह रिएक्शन के ऑक्साइड में बदलने लग जाते हैं। इस करोजन को रोकने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि पेंटिंग कर देना, आयलिंग यानी आयल कर देना, ग्रीस कर देना, और एक गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे सुरक्षित हो जाते हैं। क्रोमियम की पेंटिंग कर देना यानी क्रोमियम की परत चढ़ाना, उससे भी धातु को बचाया जा सकता है। और एक होता है एलॉय बनाकर, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से लगने से बचाया जा सकता है। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।